यस डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, ये अब आपके लिए एक और नया वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें मैं आपको वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। पहले तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं। किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं। ठीक है, एक ए वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर है। किसी से पूछा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो वह बच्चा ये एंगल बता देगा, जबकि यह एंगल नहीं है। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जो ए वेक्टर है उसकी दिशा और बी वेक्टर की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के बीच का एंगल। अभी ध्यान से देखें, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है आपकी, ओके, और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी यही है। तो ये एंगल आपका ए और बी वेक्टर के बीच का है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। यदि ये ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल ऐसा निकलेगा। जनरली एक और चीज आपको हेल्प कर दूं मैं, कि अगर कोई दो वेक्टर टेल टू टेल मिले हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर ये टेल से टेल टच कर रहे हैं, टेल टू टेल इन मिला हुआ है, तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होगा। और यदि वो हेड टू हेड मिले, हेड टू हेड मिले हैं, तो भी वह वेक्टर, जैसे एक ए वेक्टर ये रहा, एक बी वेक्टर ये रहा आपका, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का ये एंगल भी मान्य होगा। इज इट क्लियर? अगर कोई पूछे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, या तो टेल टू टेल मिले हो तो देख लो, हेड टू हेड मिले हो तो देख लो, और यदि किसी पॉइंट पर इस प्रकार से हेड और टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाया आगे, उसको भी थोड़ा सा समझाता हूं मैं। वेक्टरों में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पैरेलली शिफ्ट करने का अधिकार है, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का राइट्स होता है। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। यहां देखें, ये जो आपका वेक्टर है बी वेक्टर, उसको रहने दिया मैंने। अब ये जो ए वेक्टर है, इसको पैरेलल इधर, पैरेलल ऊपर, पैरेलल नीचे, आप उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकते हो। तो जो बी वेक्टर वो तो उतना ही बड़ा है, और ए वेक्टर भी उसी दिशा में उतना बड़ा बना दो आप। मतलब आपने ये वेक्टर को उठाकर यहां रख दिया, तो ये इस प्रकार का शेप आ गया। अब देखिए, आपको मिल गया टेल टू टेल। यस, टेल टू टेल मिल रहा है। तो ये जो वेक्टर, ये जो एंगल हुआ, ये कहलाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर हो रहा है? तो आपको अभी क्या सिखाया मैंने, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। क्या मात्र सिखाया? हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे निकालेंगे? आप पहले ये देखेंगे कि कहां वो हेड टू हेड मिल रहे हैं, कहां वो टेल टू टेल मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? एंगल क्या होता है? दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है। तो हम थीटा इस प्रकार से निकालते हैं। यदि आपको थीटा पता है, तो आप दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर पता कर सकते हैं। अब बोलोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ध्यान से देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो इस दिशा में है, किधर? ईस्टवर्ड। मान लीजिए कि मेरी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ओके, या 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ईस्ट में, ओके, किधर की ओर? ईस्ट में। अब दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट आपका वही है, फोर्स किधर लग रहा है? टूवर्ड्स ईस्ट। दूसरे बंदे ने लगाया 10 न्यूटन, किधर लगाया? ईस्ट में। तो अब टोटल फोर्स इन ईस्ट कितना हुआ? दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम थी, तो आप क्या कह सकते थे? नेट फोर्स कितना हुआ? 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब यदि यहां पर दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि एक बॉक्स है आपका, ओके, इस पर आपने लगाया 4 न्यूटन, ओके, और किसी एक दूसरे व्यक्ति ने लगाया इधर से, वो हुआ उसका 3 न्यूटन। तो अब पूछा जा रहा है कि इस पे नेट फोर्स कितना है? इधर लगेगा कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा? नेट फोर्स किधर होगा, यह आपको पता करना है। जो कि आप अभी नॉर्मल, अगर कोई बच्चा सोचे कि 4 + 3 बराबर 7 न्यूटन टोटल फोर्स लग रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये फोर्स किससे ऐड होते हैं?
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। और रिजल्टेंट फोर्स पता करने का तरीका होता है, रिजल्टेंट पता करने का तरीका होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कैसे आया मैं लाऊंगा अभी, बस थोड़ी देर में लेकर आने वाला हूं आप लोगों के पास। इसका डेरिवेशन 11th क्लास में पूछा जाता है तो मैं आपको करवाऊंगा, परंतु पहले अपन इनको देख लेते हैं। ये क्या है, आप ध्यान से देखें कि एक फोर्स किधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है आपका, और 3 न्यूटन ये रहा आपका। अगर आप दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल इस दिशा में बनेगा, कितना है आपका 90 डिग्री, दिख रहा है आपको। आप रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर होगा, तो ये जोड़ने वाला रिजल्टेंट हुआ। ये कितना होगा, तो हम इसको इस फॉर्मूले से पता करेंगे। ये कितने न्यूटन है, 3 न्यूटन है। तो अभी हम अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आपने सॉरी ए अगर 4 को माना है तो 4 मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। अच्छा, cos 90 से देखते साथ आप खुश हो गए, cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन वाला क्या हो गया जीरो, तो रूट में कितना आ गया 25, कितना आ गया 5। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 5 न्यूटन, और वो भी किस दिशा में लगेगा 5 न्यूटन, इस तरफ। कितना एंगल बना के लगेगा ये आपको पता करना है कि एंगल कितना होगा। ये एंगल कितना होगा आपको देखना चाहिए कि साइन थीटा यहाँ कितना है, साइन थीटा बराबर है 3/5। तो थीटा कितना होगा आपका, आप चाहो तो सीधे लिख दीजिए साइन इनवर्स 3/5। क्लियर है। वैसे ये 37 डिग्री है, कितना एंगल है ये 37। जब 37 बनता है तो आंसर आता है 3/5, कितना आता है 3/5। कोई बात नहीं, चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आएगा कि वेक्टर सीधे ऐड नहीं होते हैं। आपको ऐसा लग जाएगा कि 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए उसने 7 न्यूटन। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, आपको फोर्स की डायरेक्शन पता करना पड़ेगी। अरे एक और देखते अपन, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। ये एक ऑब्जेक्ट आपने इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से 7 न्यूटन फोर्स लगाया, फोर्स तो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगा, तो क्या टोटल फोर्स 12 न्यूटन लगा। अब आप बोलोगे नहीं सर, टोटल फोर्स 2 न्यूटन लगा। इसको बोलते हैं नेट फोर्स निकालना। आपने यहां अपने दिमाग में वेक्टर एडिशन को ध्यान रखा, क्या रखा, वेक्टर्स को ध्यान में रखा। आपका ये जो F1 था वो कितना था 5i था, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स में था। और जो F2 था, F2 कितना था आपका 7i, वो भी किधर था माइनस में। इज इट क्लियर, न्यूटन। ये फोर्स का लिखने का तरीका हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना था आपको, तो ऐड करने का तरीका क्या होगा आपका, रिजल्टेंट पता करने का तरीका एक ही है, क्या है आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं। वैसे तो सीधे से दिख रहा है कि ये 5 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल प्रभावी इफेक्टिव जो रहेगा वो 2 न्यूटन रहेगा। परंतु अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यहाँ आपको 5 का स्क्वायर लिखना है प्लस 7 का स्क्वायर लिखना है प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 180 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है, कॉस 180 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, चलिए बताइए आप, कॉस 180 कितना होता है। नहीं पता सर, कॉस 180 की वैल्यू नहीं पती। वैसे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बड़ी वाली आपको सिखाई है, मैं आपको बता दूं। कॉस 0 पे कितना होता है 1, कॉस 90 पे कितना हो जाता है 0, कितने पे 90 पे हो जाता है 0, और फिर अगर अपन जाए तो 180 पर हो जाता है -1, कितना हो जाता है वो -1। बस आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 5 का स्क्वायर मेरे को जहां तक याद है 25 होता है, 7 का 49 होता है। अब ये इसके कारण cos 180 की वैल्यू -1 है, तो वो -1 के कारण यहाँ प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस का। आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 कितना हो गया आपका 70। अब आपको इसके जो सम में से किसको माइनस करना है, आपको 70 को माइनस करना है। क्या इसका सम 70 माइनस हो जाएगा, करके देखते हैं हम लोग।
ये कितना हो रहा है 74 माइनस 70, तो कितना बच रहा है आपका, दैट विल बी 4, कितना आ रहा है 2 न्यूटन। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट निकालना है वो रिजल्टेंट सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके लाना पड़ेगा। यहाँ तो 180 डिग्री था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहां हम कुछ और एंगल मान लेंगे। चलिए एग्जांपल बाद में बात करेंगे, अब सबसे पहले हम आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाते हैं। ट्रायंगल लॉ से पहले भी चलो हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। क्या है वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ? आपके पास एक वेक्टर ए ये रहा, आपके पास एक बी वेक्टर ये रहा, और बोला गया कि इन दो वेक्टरों को ऐड करिए और इसका क्या निकालिए, रिजल्टेंट बताइए। इन दोनों फोर्स, मान लीजिए दो फोर्स हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी दोनों वेक्टर्स की या तो टेल टू टेल मिलाएंगे या हेड टू हेड मिलाएंगे। अब कैसे मिलाएंगे, कोई टेक्निक है? हाँ, वेक्टर्स में हमको अधिकार दिया गया है कि हम इनका पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल इधर से ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट पैरेलल खसका सकते हैं। हमको डायरेक्शन चेंज करने का अधिकार नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड चेंज करने का अधिकार नहीं है। हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग का है। क्लियर हो रहा? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब कोई व्यक्ति इधर जा रहा था तो यूं जा रहा, तो जाते तो दोनों सेम दिख रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग इसको कहते हैं। सेम वे में अब क्या करूंगा, इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ले गया, ठीक है। ये जो था ना, मैंने इसको धीरे 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 यूं पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां ले आया, तो ये वेक्टर मेरा यहां बन गया। अब ये जो वेक्टर यहां था, इसको मैंने क्या करा, पैरेलली धीरे धीरे शिफ्ट कर लिया इधर, यहां से खसका के इधर ले आया, ये वेक्टर यहां आ गया। तो मेरा ये ए वेक्टर यहां खसक गया ऊपर और बी वेक्टर यहां खसक गया, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करना। और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और ये यहाँ क्या हो रहा है, टेल टू टेल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, टेल टू टेल मिल रहे हैं। गुड। अब मैं इस टेल टू टेल कॉम्बिनेशन को यहाँ एक बार फिर से बना रहा हूँ, आपको समझ में आया इसलिए बार बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, हर वक्त नाप के स्केल से नहीं बना रहा हूं मैं। अब मुझे रिजल्टेंट पता करना है, क्या पता करना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो सबसे पहले जैसे ये था, इसका पैरेलल शिफ्टिंग यहां करेंगे, इसका पैरेलल शिफ्टिंग यहां ऊपर की ओर करेंगे और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो जैसे ये था, इसको खसकाते 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 हम ऊपर लाए, तो ये जो है ये यूं ऊपर आया आपका, ओके। इसको खसकाते खसकाते हम यहाँ लाए, तो ये यूं आ गया आपका। इज इट क्लियर? तो ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई आपकी, ये आपके दो वेक्टर आ गए। अब इसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट। और डायगोनल कहां से स्टार्ट होगा, या तो टेल टू टेल से स्टार्ट होगा या हेड टू हेड से। जहां ये सब टेल से मिल रही है तो टेल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या बताएगा आपका, रिजल्टेंट। यही कहना चाहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर मेरे को इसको इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट लंबा लिखने को आ जाए तो क्या लिखूंगा, according to parallelogram law of vector addition, if two vectors are such that they are completely represented by the two adjacent sides of a parallelogram, two vectors are such that they are completely represented by the two adjacent sides of the parallelogram, then resultant their resultant is completely represented by that diagonal of the parallelogram which starts from their point of intersection समझ में आ गया होगा, ये रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गई कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, बहुत ही बढ़िया, डायरेक्शन समझ में आ गई, पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी आप इसको इधर आगे बढ़ाइए, तो ये जो है आपका, ये किसका रूप है, ये बी वेक्टर का भाई है, ओके। ये ए वेक्टर है,
यहाँ ए और बी के बीच का ये क्या है, एंगल थीटा है। अब आप यहाँ से इसको क्या कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। डाल लिया होगा आपने परपेंडिकुलर। अपन एक काम करते हैं, इसको ट्रायंगल को नाम देते हैं एम एन ओ, एम एन ओ, इसको पी के दिया अपन है ना, ये ट्रायंगल को नाम दे दिया एम एन ओ पी, ट्रायंगल है। ये एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है हमारा, पी एम, पी एम का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, जो बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या ये कह दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ भी कह दें आप। परपेंडिकुलर कौन है आपका, एम एन, उसका स्क्वायर, प्लस बेस कौन है, बेस तो बड़ा है भाई, पी ओ और ओ एन का सम है, या कह दू पी एन कह दू पूरा, चलो मैंने पी एन लिख दिया, पी एन का स्क्वायर, ठीक है। पी एम का स्क्वायर, पी एम कौन है मेरा, आर है, मैं अगली बार आर लिख दूंगा है ना। एम एन, एम एन के बारे में मैं भी लिखूंगा, एम एन क्या है मेरा, एम एन का होल स्क्वायर, प्लस पी एन के बारे में सोचो, पी एन है पी ओ प्लस ओ एन, तो मैं पी एन को लिखूंगा पी ओ प्लस ओ एन, और उसका पूरे का क्या करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टफ काम नहीं है। अब इस छोटे राइट ट्रायंगल के बारे में सोचा जाए, ये छोटा सा जो राइट ट्रायंगल बना है, इसके बारे में मैंने इसको अलग से समझाता हूं आपको, उसी डायग्राम में समझाऊंगा तो आप गड़बड़ कर दो। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये कितना है, बी वेक्टर है, ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं अपन। तो ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर होता है साइन थीटा। तो ये जो पोर्शन होगा कहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, या इसको मैं जैसे x मान लू, x अपॉन बी, ठीक है, या इसको मैंने मान लिया y, तो y अपॉन बी बराबर होगा साइन थीटा, तो y बराबर होगा b साइन थीटा, कितना आ जाएगा, b साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं b साइन थीटा। इसी प्रकार इस नीचे वाले हिस्से को देखो, यहां से इसको मैंने लिखा x, x अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो हो गया आपका cos थीटा। तो x बराबर आ जाएगा b cos थीटा। ये तत्व आना चाहिए, साइंस ले रहे हैं और नहीं आ रहा तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें। तो ये हो गया आपका b cos थीटा, ठीक है। अब हम सबका नाम रखेंगे यहाँ पर, एम एन, एम एन किसको कहा था हमने, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा, और ऊपर से क्या लिखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर पूरे पे लगा दिया, ठीक है, प्लस क्या लिखा है, पीओ प्लस ओ एन। पीओ कौन है, पहले मैं पीओ की बात करूं, पीओ वो है मेरा ए वेक्टर, ठीक है, प्लस क्या कहा हुआ है, ओ एन, ओ एन कितना है मेरा, बी कॉस थीटा, और ऊपर से क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर देते हैं हम लोग। और कुछ बचा आपका इसमें से, कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, बी स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो बी स्क्वायर में पूरे का स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 2a की जगह a, b की जगह b कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैंने यहाँ होल स्क्वायर खोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हो ना, वही करा है। अब इस टर्म में पहले मैंने ए स्क्वायर को तो पहले ही लिख दिया। अब ये देखो, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर साइन थीटा और ये बी स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो मैंने इसको बी स्क्वायर ही लिखा फिर, क्योंकि वो साइन स्क्वायर। अब बचा कितना आपका, प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। इधर क्या चल रहा था, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये भी क्या है आपका आर स्क्वायर। अब आपको आर निकालना है, तो स्क्वायर के, अगर स्क्वायर है तो आर निकालना है, तो क्या करेंगे, अरे बहुत ही बढ़िया, आपको केस पता है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2ab कॉस थीटा। समझ में आ गया कैसे आया। वेक्टर्स का एडिशन जब भी करेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को माइंड में लेकर चलेंगे। इसी का एक कन्वर्टेड फॉर्म है जिसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम समझ में आ गया, पहले एक बार सुनो,
यदि कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जो जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल बताएगा जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट होता है। फिर से, two vectors are such that they are completely represented by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant will be completely represented by that diagonal of the parallelogram which starts from their point of intersection। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था आपका। चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब मैंने बोला था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कुछ मिलाकर इसी से जन्म लिया हुआ लॉ है, इसी का पार्ट मान सकते हो आप। तो अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, चलिए आपको मैंने बोला था पैरेलल शिफ्टिंग का आपको राइट्स है, क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग का राइट्स है। तो मैं इन्हीं दो वेक्टरों को इसको ही पैरेलल शिफ्ट करता हूं। जैसे ये ए वेक्टर है, ओके, अगर मैं इसको शिफ्ट करते 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 यहां ले आता, ये यूं आ जाता। अब देखा जाए तो यहां हेड टेल कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, हेड टेल कॉम्बिनेशन है। दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों कंटिन्यू ऑर्डर में, कैसे हैं, कंटिन्यू, एक की हेड आई तो फिर अगले का टेल से स्टार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है। सो अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा कंटिन्यू ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उनका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की थर्ड साइड द्वारा, उस ट्रायंगल की थर्ड साइड द्वारा अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो जो मैंने पैरेललोग्राम लॉ बनाया था ये उसका आधा हिस्सा है। देख लो आपको पहले वाले डायग्राम को, क्या कहना चाहता हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट, if two vectors are such that they are completely represented by two adjacent sides of the triangle in regular order, in regular order, then their resultant is completely represented by third vector, completely represented by third side, and it is in the opposite direction, it is in the अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, एक ऐसा आया एक ऐसा आया, तो रिजल्टेंट ऐसा नहीं आएगा, कंटिन्यू ऑर्डर ऐसा होता है, जैसे ये नोक यहाँ यहाँ फिर यहाँ, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहा है, दो कंटिन्यू ऑर्डर में हैं तो उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में आएगा और ट्रायंगल की थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर बोले सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला होगा, कौन सा होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैसे, आप वही वही नोटंकी करना है आपको, यहाँ पर इस एंगल को थीटा मानना है, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और पी क्यू आर एस कुछ भी मान लो आप इसको, और फिर वही मैथमेटिक्स चालू कर दो आप, तो आपका आ जाएगा रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है, आई थिंक आप इसको वहां से भी बुक से भी लर्न कर लेंगे, इजी हो गया। अब इसके बाद एक मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाऊंगा, एक और है इसमें पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दो के बाद कौन सा लॉ आता है, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या समझाना चाहता है, अगर हमारे पास टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैं, जो अब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगोनल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा, पहले उसको हम टुकड़ों में लगाएंगे। फिर से हमारे पास यदि मान लीजिए कि मोर देन टू वेक्टर्स हैं, 3 है 4 है 5 वेक्टर्स हैं, तो नेट रिजल्टेंट किससे पता चलेगा, तो हम जितने वेक्टर्स हैं उनकी हेल्प से एक पॉलीगोन बनाने की कोशिश करेंगे, और पॉलीगोन की जो क्लोजिंग साइड होगी, पॉलीगोन की जो क्लोजिंग साइड होगी वह आपको रिजल्टेंट बताएगी, क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी। कैसे बताएगी देखते हैं, समझते हैं। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर लग रहा है, डी वेक्टर इधर लग रहा है, मान लीजिए फोर्स है कोई से, तो सब फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, हाँ डायरेक्शंस अलग अलग है, ये भी 5 न्यूटन है क्योंकि मैंने साइज में इक्वल लिया है, आप बड़ा छोटा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो मेरे ये लग रहे हैं, अब इन सबको आपको क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करना, पैरेलल शिफ्टिंग करना है, मतलब जैसे इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दो, ओके, ये हमने इसको ऊपर उठा के रखा, अब इसको आपने इसकी हेड से
टेल को जोड़ दिया, फिर आपने इसको इधर नीचे शिफ्ट करा तो ये यहाँ आ गया आपका। ओके, फिर आपने क्या करा, इसको नीचे लाया और पूरे सिस्टम को इधर खसकाया तो ये आपका यहाँ आ गया। ओके, तो ये सभी जो वेक्टर्स थे आपके, ये कंटिन्यू वेक्टर्स आपके आ गए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। अब इन सब का रिजल्टेंट इस पॉलीगॉन जो बन रहा है, एक पॉलीगॉन बनने में बस एक साइड बची है, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट बताएगी, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। जैसे ये ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं ऐसा नहीं आएगा, वो अपोजिट ऑर्डर में क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट बताएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉलीगोनल लॉ क्या है। अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हैं, मोर देन टू वेक्टर, अगर टू है तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ काम कर जाएगा। इफ यू मोर देन टू वेक्टर्स, then with the help of all that vectors you have to design a polygon, and the closing side of polygon will gives the resultant of all that vectors in opposite order. So समझ में आया होगा polygonal law। ठीक है, अब मैं यहां से polygonal law को थोड़ा सा बंद करता हूं और बता दूं मैं आपको, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तब बड़ा मजा आएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या सिखाऊंगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, परंतु अलग अलग कंडीशनों में जब अलग अलग डायग्राम पे अलग अलग एंगल बनते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। है बड़ा ही सिंपल, देखते हैं कैसे। आपने ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जो फोर्स है उसको आपने ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए लगाया, थीटा एंगल बनाते हुए लगाया। तो फोर्स ने जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है तो फोर्स का एक कंपोनेंट एक्सियल कंपोनेंट निकलेगा, फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा। जो फोर्स का एक्सियल कंपोनेंट होता है उसको एफ एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एफ वाई कहते हैं। एफ एक्स कितना होगा यह पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक राइट एंगल बना लो। अब आप तो पैरेलल शिफ्टिंग तो जानते हो, अगर ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी नो डाउट, तो ये यहां आ जाएगा आपका एफ वाई, इसको माना जा सकता है आपके हिसाब से। ये हुआ आपका, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली बात है। तो एफ वाई अपॉन एफ लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो एफ वाई कितना हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा। मतलब एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा होता है, जो कि हम यहां से शिफ्ट करके लाए थे। तो एफ वाई कितना होगा आपका, एफ साइन थीटा। अभी वैल्यू लूंगा तब समझ में आएगा। इसी प्रकार ये बेस कंपोनेंट है नीचे वाला, एफ एक्स अपॉन एफ इक्वल टू कितना होगा, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो एफ एक्स अपॉन एफ को क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, एफ कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इसको हमने एफ कॉस थीटा लिख दिया, तो आपका एफ एक्स भी आ गया और आपका एफ वाई भी आ गया। बहुत सिंपल था एफ एक्स और एफ वाई निकालना। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की हेल्प से, ऑर्थोगोनल ट्रिपलेट की हेल्प से कैसे लिखेंगे। तो टोटल फोर्स एफ इक्वल टू लिखाएगा आई केफ एफ एक्स प्लस जे केफ एफ वाई। चलिए, नहीं समझ में आया सर हमको, कोई बात नहीं, इसको और समझते हैं। आई केप एफ एक्स कित कौन है, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स कौन है, एफ कॉस थीटा, प्लस जे केफ कौन है आपका, एफ वाई कौन है, एफ साइन थीटा। इस आधार से भी हम लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, एक और वैल्यू लेकर समझते हैं अपन। अब इसको अभी हमने कोई वैल्यू नहीं ली थी, अब हम वैल्यू लेते हैं और उससे समझते हैं। कैन आई रब दिस, यस व्हाई नॉट सर, आपका बोर्ड है, आप रफ कर ही सकते हो, हम तो घर बैठे हैं, कोई बात नहीं। अरे लॉकडाउन है दोस्तों, लॉकडाउन का मजा लो, लॉकडाउन के अंदर पढ़ो घर पे बैठ के। अभी साइकिल से आते कि नहीं आते, तुम गाड़ी से आते कि नहीं आते, देयर विल बी बर्निंग ऑफ पेट्रोल, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, पढ़ो। ठीक है, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब स्कूल में अपन पढ़ेंगे साथ में एक बार। हाँ, तो अभी एक कोई मान लीजिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो u है, कितनी है, u है। ये एंगल कितना है, थीटा है। थीटा की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, u की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, और u की वैल्यू इजी वाली कौन सी वैल्यू ले ली जाए, 10 मीटर पर सेकंड ले लिया जाए, और ये एंगल ले लिया जाए 37 डिग्री। कितना ले लिया जाए,
37। गुस्सा आ रहा होगा 37 देख के। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी 30 ले लेता हूँ, अभी 37 भी दिखाऊंगा आपको 37 क्या होता है। आपको ऐसा लग रहा हो सर 37 की वैल्यू तो आती नहीं साइन कॉस की, आ जाएगी आपको। अभी यहाँ देखते हैं, ये जो u है ये वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, मतलब वेलोसिटी। देखिए कोई चीज, हाथ, मेरा हाथ देखिए यूं जा रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा और आगे भी जा रहा है, मतलब इसका x कंपोनेंट भी और इसका y कंपोनेंट भी है। क्लियर हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ये पार्टिकल यहां था, देखते चलिए, ये x है और ये y है। पहले पार्टिकल यहां था, फिर पार्टिकल यहां है, तो आप उसको देखो, उसका x भी बढ़ गया, उसका y भी बढ़ गया। फिर पार्टिकल यहां आ गया, मतलब उसका x भी बढ़ गया, उसका y भी बढ़ गया, मतलब पार्टिकल x में भी चल रहा, y में भी चल रहा। फिर पार्टिकल यहां आ गया, इसका मतलब वो x में भी बढ़ गया, y में भी बढ़ गया। तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बता रहे हैं, मतलब पार्टिकल का x वेलोसिटी वाला कंपोनेंट भी और y वेलोसिटी वाला कंपोनेंट भी है, तो उसी को हम यहाँ निकालते हैं। आप कितना क्यों परेशान होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। हाँ, मैं थक जाता हूँ। तो ये जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ux है, और इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, uy। और मैं अभी सिखा चुका हूँ, ये जो एंगल 30 यहाँ लिया है, तो ये उसका बेस कंपोनेंट कहलाएगा, और बेस कंपोनेंट cos थीटा से निकलता है, u cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, u sin थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि ux कितना है, तो ux कितना लिखोगे आप, व्हाट इज ux, तो u कितना है 10 cos थीटा, तो क्या लिखोगे cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2, 10 इंटू √3/2, जहां तक मैं सही याद है मेरे को, है ना, 5√2। और वही मीटर पर सेकंड ही यूनिट आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। ये ux है आपका। अब कोई बोले uy कितना है आपका, अच्छा uy वो होता है u sin थीटा। कितना होता है आपका, u sin थीटा। u कौन है 10, ओके। साइन थीटा कितना है, साइन 30 कितना है आपका, साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा 1/2, 2 से इसको काटा कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। आपको मैंने वेलोसिटी कैसे लिखना सिखाई, u इक्वल टू कैसे लिखोगे, आई केप यू एक्स प्लस जे केप यू वाई, ओके। तो यहाँ कितना आया, आई केप यू एक्स कितना है आपका 5√2। जरूरी नहीं है कि आई के पहले लिखें, पीछे भी लिख सकते हैं अपन, प्लस यू वाई कितना है आपका 5, और क्या लिखेंगे आप जे के, दिस इज यू, ओके। अब अगर आपको एक्स कंपोनेंट पता है, मतलब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो इन दो से आप रिजल्टेंट भी पता कर सकते हैं। अगर आपको एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, तो ये जो रिजल्टेंट था u बराबर 10 था, वैसे तो वो गिवन था, परंतु अगर निकालने की मेरी इच्छा है, मैं उल्टा चलना चाहता हूं, अगर मुझे ये दिया जाए और कहा जाए u निकालो, मतलब इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, टेल मी द मैग्नीट्यूड, कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैग्नीट्यूड सिखाया है, मॉड ऑफ u कैसे निकलता है, मॉड ऑफ u, टेल मी एनीबॉडी। अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा बताइए, कितना आएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 50 आ रहा है, ये तो कितना आ रहा है आपका 50, ओके। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 2 का √2 का स्क्वायर 2, है ना, नहीं कुछ समझ में आता बच्चों को। और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके। तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर ये 25 और 50 प्लस 25 √75। ये क्या हुई उसकी मैग्नीट्यूड हुआ, उस वेक्टर का क्या निकला मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ ध्यान से देखें, इसको रिजोल्व कर लेंगे आप, 5√3 कितना हो जाएगा आपका 5√3, ये क्या हुआ उसका मैग्नीट्यूड हुआ, मॉड ऑफ u। अगर हम रिजल्टेंट पता करना चाहें तो रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, रिजल्टेंट r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा आपका इसका स्क्वायर। मैं कहीं गलती कर रहा था, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि आई हैड डन सम फॉल्ट, वो फॉल्ट कहाँ हुई, वो यहाँ पकड़ में आई कि 2 से इसको काटा 5, तो यहाँ क्या आना था बेटा 3 आना था, और जब वो 3 यहाँ आता तो 3 यहाँ आता। देखिए क्रॉस चेकिंग का फायदा भी ये हुआ कि हमने यहाँ क्रॉस चेक किया तो हमको समझ में आ गया, और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा ये आपका
100। मैं वही सोचे जा रहा था कि यहाँ इसको कितना आना था, रिजल्टेंट को 10 आना था, मॉड ऑफ यू कितना आना था, 10 आना था, मॉड ऑफ यू 10 आना था, वो नहीं आया था। तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यू बराबर कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, वो नहीं मिल रहा था मेरा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। बोर्ड पे करते करते हमसे भी गलतियां हो जाती है, ऐसा आप टेंशन ना लें। नाउ हम यहाँ पर देखें, अगर हम उस टेक्निक से रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कैसा आता, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन है हमारा, पहले लिखते थे जैसे ये आता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास दो वेक्टर है, ये यू एक्स और ये क्या है आपका यू वाई। इनको मैं एक्स और ए और बी मान के भी करूंगा तो भी मेरे पास आंसर 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को और ज्यादा नहीं खींचते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, यहां देखें आप। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ओके। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है 30 केजी का। कितने केजी का, 30 केजी का। 30 का ले लूँ, 40 का ले लूँ, 50 का ले लूँ, कुछ भी, मैंने 40 केजी का ले लिया। अब इस पर एक फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, वो कितना होगा आपका, वो कितना होगा एम जी। एम जी मतलब एम कितना है 40, और जी अपन राउंड अप में 10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 10, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, परंतु उसको राउंडिंग करके 10 ले लिया। तो 400 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा है मेरा, नीचे की ओर लग रहा है। अब आप एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट निकलेगा। अब आपको पता करना है कि ये कंपोनेंट कौन सा है। मैं इस एंगल को 60 मान लूंगा, क्यों मान लूंगा, होगा, क्यों होगा, एनीबॉडी फ्रॉम एनी साइड कोई बताएगा कि एंगल 60 क्यों होगा। घर पर थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाने की कोशिश करें, ज्योमेट्री को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, थोड़ा सोचें कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट क्लियर, अभी देखा करें, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है। तो अब ये दोनों एंगलों का सम कितना होता है, इसको अल्फा माना और इसको मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 90। अब ये अल्फा है तो ये कितना आएगा आपका बीटा आएगा। इस आधार पर अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ये चीज तो जनरल आपको कॉमन मैथमेटिक्स घर पे खुद को लगाना पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो आपको भी दिमाग लगाना है। नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम। ये 60 है। अब एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट, ये एंगल है 60, एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट बेस कंपोनेंट होता है, और बेस कंपोनेंट cos थीटा से निकलता है। तो ये फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट अगर मैं यहां अलग बना लूं, आप देखो, एक इधर है, एक इधर है, और ये नेट फोर्स इधर लग रहा है, ये F है, ये एंगल आपका 60 है। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, चिपका हुआ है, तो इसको बोलेंगे F cos 60 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा F sin 60 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा, अभी मैं mg लिख दूं तो इसको कहूंगा mg sin थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू हो, मैं एक कॉमन फार्मूला बना देता हूं आपके लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा, और ये mg का क्या हो जाएगा cos थीटा वाला कंपोनेंट, mg cos थीटा। तो कोई पूछे कि इस पे खिसलने वाला फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की ओर लाने वाला फोर्स कितना लग रहा है, किस फोर्स से स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो mg कितना था 400, ओके, और साइन कितना है 30, साइन 60 है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो 400 इंटू √3/2, इसको उससे काटा, 200 इंटू कितना आ गया √3, 200 इंटू कितना हो जाएगा 1.73। आपको याद होगा ऐसा कुछ होता है। तो 17 दूनी 34, 34 6, तो ये हो जाएगा आपका 346 न्यूटन फोर्स। तो इतना फोर्स नीचे की ओर अभी स्लाइडिंग के लिए लग रहा है। अभी तो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो बेटा, जब आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको यह भी बताया जाएगा कि पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप नेट फोर्स नीचे की ओर पता कर पाओगे।
और नेट फोर्स पता चलेगा तब जाके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें पता चलेगी। तो मेरा इस लेक्चर में मेन उद्देश्य था कि मैं आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाऊं और कंपोनेंट निकालना सिखाऊं। किसी फोर्स के क्या निकालना सिखाऊं? कंपोनेंट्स निकालना सिखाऊं। किसी वेलोसिटी के क्या निकालना सिखाऊं? कंपोनेंट निकालना सिखाऊं। तो वो मैं जहां तक तो मेरे मन में लग रहा है कि मैं सफल हो गया हूं। फिर भी इसके बाद भी एक वीडियो मेरा कल आएगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा और ये कंपोनेंट रिजोल्यूशंस वेक्टर्स के ऊपर ही बनेगा। और फिर मैं प्रोडक्ट सीखूंगा, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे दो वीडियो कल के और इंपॉर्टेंट हैं, तो कल के वो दोनों वीडियो भी आप ध्यान से देखें। थैंक यू।